गुड मॉर्निंग। सीएमए पेपर 12, सीएमए इंटर पेपर 12 में कंपनी अकाउंट का एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू चैप्टर वाइज में करेंगे। किसी भी बच्चा को मैं सीएमए इंटर का सारा पेपर का एमसीक्यू कराता हूँ चैप्टर वाइज। किसी भी बच्चा को सारा एमसीक्यू चाहिए या एमसीक्यू का नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशंस का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको कुछ जानना है तो वहाँ से आप जान सकते हैं। डायरेक्टली क्लास में आ रहे एक एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का एमसीक्यू कर रहे हैं, पूरा चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों कवर है इसमें, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। देखिए पहला एमसीक्यू, रजिस्टर ऑफ मेंबर इज ए डेस बुक मेंटेन बाय ए कंपनी। कंपनी जितना रजिस्टर मेंटेन करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर, स्टैट्यूटरी बुक। तो कोई भी प्रकार का रजिस्टर हो उसको स्टैट्यूटरी बुक बोल दीजिए या स्टैट्यूटरी रजिस्टर बोल दीजिए। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर एक स्टैट्यूटरी बुक है कंपनी का। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इस इंश्योरेंस कंपनी का इसमें से कौन कौन सा स्टैट्यूटरी बुक्स है? रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, रजिस्टर ऑफ क्लेम और ऑल ऑफ द अबव, और 4 नाम दिया है। तो सीधा सा हिसाब है कि सारा ही इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्टर ऑफ स्टैट्यूटरी बुक बोल दीजिए या स्टैट्यूटरी बुक है। सारा ही चीज इंश्योरेंस कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक है। जितना कंपनी रजिस्टर मेंटेन करता है उसको स्टैट्यूटरी बुक बोलते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी 3 रजिस्टर मेंटेन कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। Dash is that part of the authorized capital which is offered to the public for subscription। मतलब पब्लिक को जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो कौन सा शेयर इशू करते हैं ये पूछना चाहता है। पब्लिक को हम लोग इशूड शेयर इशू करते हैं। इशू करते हैं मतलब इशूड कैपिटल, सीधा सा बात है। तो पब्लिक को इशूड कैपिटल दिया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो दैट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक। पब्लिक को कौन सा शेयर ऑफर करते हैं? इशूड शेयर ऑफर किया जाता है। आप इसको सब्सक्राइब शेयर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से कल समझ लीजिए। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड सेल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द डेज वाज रिमिटेड। बोलता है जो शेयर एप्लीकेशन का आपको शेयर चाहिए तो आप कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा देंगे। सपोज शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप कंपनी को देंगे तो कंपनी आपको शेयर इशू करेगा। किसी भी कंपनी का आपको शेयर चाहिए तो आप कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा देंगे। अब कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाया किसी रीजन से तो आपको उसी बैंक अकाउंट में पैसा देगा जिस अकाउंट से आपने कंपनी को दिया था। यही चीज बोलना चाह रहा है। तो फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड, जिस अकाउंट से मैंने शेयर सब्सक्राइब किया था उसी अकाउंट में हमको पैसा वापस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ शेयर इज इशूड एट अ वैल्यू ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू। जब शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। फेस वैल्यू से कम में होगा उसको डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। डिस्काउंट का शेयर सिर्फ सेक्शन 54 में इशू हो सकता है और किसी सेक्शन में नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ए कंपनी सेल नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट। सिर्फ सेक्शन 54 के अंदर ही शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकता है, दूसरा किसी सेक्शन में नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इशू ऑफ बोनस शेयर डिक्रीज। यदि कंपनी बोनस शेयर इशू करता है तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कम हो जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस से ही बोनस शेयर इशू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, Day share is permissible from the existing security holder on a proportionate basis through the tender offer। मतलब बोलता है आप existing शेयर से, existing शेयर होल्डर जो है, existing शेयर होल्डर से कौन सा शेयर आप टेंडर के बेसिस में खरीद सकते हैं। परमिसेबल है लेना, बायबैक कर सकते हैं आप existing शेयर होल्डर से। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर डेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। यदि आप कोई भी चीज का कैंसिल करते हैं तो उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे टू डिवेंचर्स। तो सीधा सा बात है, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। 2 प्रकार का अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए कंपनी इज ए डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। बोलता है कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन एज कंपेयर टू इट्स मेंबर। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अपॉइंट द ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्राइवेट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर लिख दीजिए, ठीक है। यदि फर्स्ट ऑडिटर होगा तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। सिंपल सा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? C&AG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट
ऑडिट ऑफ डिवेंचर कवर, सेक्शन 71 में ऑडिट ऑफ डिवेंचर कवर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अमाउंट लेइंग इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व व्हिच इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू बी रिटेन शुड बी ट्रांसफर टू, याद रखिएगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा, उसका यदि कोई यूज नहीं होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, premium on redemption of debenture preference share can be paid out of which of the following, याद रखिए रिडम्पशन ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम जो है आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकते हैं, और नया शेयर इशू करके भी दिया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड दे विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, जब शेयर अलॉटेड होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैनॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। फ्री रिजर्व से आप कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस नहीं दिया जा सकता है। ट्रू फॉल्स, ध्यान से सुनिएगा। फ्री रिजर्व आर अवेलेबल और यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, फ्री रिजर्व से आप डिविडेंड दे सकते हैं, बोलता है एकदम 100% दे सकते हैं, ट्रू है। डिवेंचर कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बोलता है, डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड नहीं होता, आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21, अनमार्क एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन व्हिच बियर द स्टाम्प ऑफ एन अंडरराइटर, यदि स्टाम्प बियर करेगा तो उसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं, फॉल्स है। द सम व्हिच इज स्टिल टू बी पेड टू द कंपनी फॉर ए शेयर इज नोन एज कॉल इन एरियर्स, याद देखिए कंपनी को जो से पैसा ड्यू है मेरा देना उसको कॉल इन एरियर बोलते हैं, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23, issue of debenture as a collateral security means issue of debenture as a main security that is a security in addition to the prime security, एकदम true है। Question number 24, the company can issue sweet equity share after 1 year since commencement of business, याद रखिएगा sweet equity share business commencement होने के 1 साल बाद ही इशू हो सकता है, एकदम true है। After the allotment of share, sometime a shareholder is not able to pay the further calls and return his share to the company for cancellation of share. Such voluntary return of share is known as forfeited of share, बोल रहा है, ये forfeited of share नहीं है, गलत है। Question number 26, a company cannot buy back its shares from any person through a negotiable deal whether on or off the security on the stock exchange, कभी भी कंपनी बायबैक नेगोशिएबल डील से नहीं कर सकता है, फॉल्स है। डिवेंचर कैरी ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एकदम डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एकदम ट्रू है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होगा। थैंक यू, ये चैप्टर इतना एमसीक्यू इस चैप्टर में है। थैंक यू। मेरा यदि पीडीएफ नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहां पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको नोट मिल जाएगा, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 12 कंपनी अकाउंट में चैप्टर 2 का एमसीक्यू करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक एक एमसीक्यू उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर ए फिनेंशियल कंपनी, कंपनी क्या करता है, फिनांस का काम करता है, लोन लेने देने का काम करता है। इंटरेस्ट इनकम उसके लिए क्या होगा, ऑपरेशन होगा, सिंपल सा बात है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिनांस कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, याद रखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, याद रखिए केस फ्लो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाएंगे, 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनांसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिनांस कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, investing in financial transaction that do not require the use of cash or cash equivalent shall be excluded from the statement of cash flow। cash flow में हम क्या चीज को exclude कर देते हैं, जो cash और cash equivalent से डील नहीं रखता है, उसे माने टच नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ट्रांजेक्शन डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी एक्सक्लूड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, याद रखिए। नॉर्मली पूछा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, फिनेंशियल कंपनी बोला नहीं है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए कंपनी अदर देन ए फाइनेंस कंपनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का तो फिनेंसिंग एक्टिविटी होगा, याद रखिए। फॉर ए कंपनी, फिनांस कंपनी को छोड़ के बोल रहा है तब फिनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
डेस आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्ट टू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। सीधा सा बात है, कैश इक्विवेलेंट को ही शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विडेटेड माने हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो रेपिडेडली कन्वर्ट हो सकता है कैश में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिप्रिसिएशन कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो फॉल्स। या तक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव बोलता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फॉल्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, while preparing cash flow statement of XY Limited, a finance company, कंपनी क्या है, finance company है, interest received on loan should be operating activity। finance company के लिए interest income क्या, operation income है, operating activity है, सीधा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following item is not a part of cash flow from operating activity। payment to supplier of machinery, ये एक operating activity का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, While preparing cash flow statement of X Limited, a finance company है, याद रखिए, finance company के लिए इंटरेस्ट जहां आया, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर डायरेक्ट मेथड में बोल रहा है, याद रखिए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी किससे माइनस होता है, डिडक्ट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। बस इतना ही कैश फ्लो का इनफ है। थैंक यू। गुड इवनिंग। एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एमसीक्यू। जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करा रहे हैं 100% एग्जाम में आएगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स दोनों कवर है। पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स का एमसीक्यू है चैप्टर 3 का, एकदम ध्यान से सुनिएगा एमसीक्यू, ठीक है। एक एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, While conducting audit of financial statement, auditor need to comply with DAS। जब ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, DAS cost are incurred and other costs that an entity incurred in connection with the borrowing of fund। बोरोइंग के समय जो कॉस्ट, इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। DAS क्वेश्चन नंबर 3, डेस करेंसी इज ए करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। फंक्शन जिस करेंसी से आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के जो अदर देन फंक्शनल करेंसी क्या हो गया, फॉरेन करेंसी को अदर देन फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एनी असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। मतलब गवर्नमेंट कोई भी असिस्टेंट, कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, सिंपल सा भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, Days are all form of consideration given by an entity in exchange of service rendered by employee or for the termination of employment। जब एम्प्लॉय को कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड करता है, कोई बेनिफिट देता है, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट बोला जाता है, सिंपल सा भाषा में। सेगमेंट रिजल्ट इज डेस लेस सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट रिजल्ट इज सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस होता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में सेगमेंट रेवेन्यू का बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए रिपोर्टिंग सेगमेंट। रिपोर्टिंग सेगमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट लाइबिलिटीज ऑफ ऑल सेगमेंट। एग्रीगेट लाइबिलिटी को कभी कंसीडर नहीं किया जाता है, एग्रीगेट एसेट को कंसीडर करते हैं, याद रखिएगा। 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट लाइबिलिटी ऑफ ऑल सेगमेंट ये कंसीडर नहीं होगा। एज पर शेड्यूल 3, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग शुड बी शोन अंडर। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। थैंक यू। इस चैप्टर में इतना एमसीक्यू, काफी सारा एमसीक्यू कवर किया गया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 12 कंपनी अकाउंट में एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 4 का, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 1 मार्क का एमसीक्यू है प्लस 2 मार्क का एमसीक्यू, दोनों चीज कवर है। ध्यान से सुनिएगा, जितना रेलिवेंट एमसीक्यू इस टॉपिक से मैं सब चीज कराया हूँ, सारा स्कैनर कवर है, एकदम एक एक चीज को समझिए ध्यान से। और मेरा नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, कुछ चीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर डेस कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को फिनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं या बोरोइंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो फिनांस कॉस्ट लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑफ 45 लैक्स 40,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ अमृत लिमिटेड विल कम अंडर। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है डिवेंचर में वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट शेयर का हो या डिवेंचर का हो, दोनों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ 88,000। टैक्स का कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो वो कंपनी के लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज है, याद रखिएगा। टैक्स का प्रोविजन करंट लायबिलिटी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग विल इंक्लूड्स ऑल लोन्स विद इन ए पीरियड ऑफ 10 मंथ। शॉर्ट टर्म का जितना भी प्रोविजन होगा, शॉर्ट टर्म का जितना भी बोरोइंग होगा 12 महीना के अंदर का होगा, 12 महीना तक का होगा बोरोइंग, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और 12 महीना से ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाता है। तो बोलता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए कितना महीना होना चाहिए, 12 महीना होना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड, कंपनी का स्टॉक क्या है, इन्वेंट्रीज है, याद रखिएगा। स्टॉक क्या है, इन्वेंट्रीज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट। याद रखिएगा पार्ट 1 शेड्यूल 3 का पीएल एंड माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपरेशन करने का प्रोविजन के लिए है। एकदम गलत बात है, ये फॉल्स है, याद रखिएगा। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ फिनांस इनकम इज ट्रीटेड एज, याद रखिएगा फिनांस कंपनी जो है, फिनांस कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है, रेवेन्यू है, याद रखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फिनेंशियल कंपनी जिसका काम है फिनांस करना, लोन देना वगैरह, उसका इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 में याद रखिएगा पार्ट 1 शेड्यूल 3 का बोलता है पीएल अकाउंट के लिए, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल 3 डील्स विद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। याद रखिए शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का बात करता है, एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, the aggregate amount of balance of reserve and surplus is to be shown after adjusting negative balance of surplus, नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस का सरप्लस को सेट ऑफ करने के बाद एग्रीगेट बैलेंस दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस का, एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विल बी अंडर। 2 लाख कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, वो बोलता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आएगा, एकदम सही है, ट्रू है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज। याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से आप इंटरियम डिविडेंड नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। देखिए करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, बैंक सोन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। याद रखिए बैंक प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आर डील्स इन विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट। शेड्यूल 3 के साथ डील करता है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के साथ डील करता है। इस चैप्टर का एमसीक्यू उतना ही है। थैंक यू। चैप्टर 5 सीएमए इंटर पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 5 का एमसीक्यू करेंगे। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी सबका एमसीक्यू कवर है। सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं कवर किया हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक एक एमसीक्यू। 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स दोनों एमसीक्यू कवर है। 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 किसको रिप्लेस किया। इससे पहले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ये भी सही है। उसके बाद एक आया था इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ द अबव को ये रिप्लेस करके आया है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल लेजर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन। या देखिए बैंकिंग कंपनी का जनरल लेजर में बैलेंस शीट नहीं होता है, उन लोगों का एक अपना अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये भी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये भी है, मतलब ऑल ऑफ द अबव ये है इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, सब चीज कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
In case of an electricity company, depreciation on asset is calculated based on the rate notified by, याद है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इलेक्ट्रिसिटी का जो डिप्रिसिएशन का जो रेट चार्ज करने बोलेगा उसके बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो डिप्रिसिएशन किसके बेसिस में कैलकुलेट होता है? जो नोटिफिकेशन देता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। Question number 5. A banking company needs to transfer a minimum of 25% of its profit to reserve. Banking company कम से कम 25% अपना प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करता है। Question number 6. Which of the following is not a mandatory financial statement of a general insurance company? जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अलग एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। Question number 7. Rate of provisioning by a bank for advances doubtful है for more than 1 से 3 साल तक का यदि डाउटफुल होगा तो 40% का प्रोविजन बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे। क्वेश्चन नंबर 8. बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रू ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, याद रखिए जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रू ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, एक नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। Question number 9. In case of a banking company, general ledger does not contain which of the following? Revenue account कवर बिल नहीं रखता है, इन लोगों का अलग फॉर्मेट होता है। याद रखिए बैंकिंग कंपनी जनरल इंश्योरेंस डज नॉट कंटेन रेवेन्यू अकाउंट। क्वेश्चन 11. फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर लेड डाउन इन विच एक्ट? कंपनीज एक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12. In case of an electricity company, depreciation is charged each per which of the following? अभी बताया था the rate prescribed by Central Electricity Regulatory Commission. Central Electricity Regulatory Commission जो रेट बोलेगा उस रेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 13. Under what type of insurance is a risk that occur to the same subject matter which is insured with more than one insurance? जैसे more than one insurance आया मतलब reinsurance, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 14. Which kind of asset bear more risk above normal risk and they create trouble regarding their realization? नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रियलाइज करने में प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 15. What is a bonus with respect to insurance company? याद है कि इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से बोनस क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इट्स पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को जो माने प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाता है उसी को बोनस बोला जाता है इंश्योरेंस कंपनी में। एक लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कंपनी विथ कैपिटल विच कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय, जिसके पास प्रॉफिटेबल नहीं है, मे गेट रीड of its by restoring to buyback and restructure its capital and it is disadvantage। कैपिटल को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, बोलता है ये डिसएडवांटेज है, फॉल्स बात है। ठीक है, थैंक यू।